तो यहाँ पर आप सभी देख रहे हैं चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 9 जो है वो क्या है, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन है। पहले तो हम जानेंगे कि फोर्स होता क्या है, ठीक है, फिर बाद में उसके जो मोशन है, ठीक है, उसके मोशन के कुछ नियम हैं, कुछ लॉज हैं, उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें ये जो चैप्टर नंबर 9 है, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, ये क्लास 9 का ये चैप्टर है और इसमें हम सब जानने वाले हैं कि फोर्स क्या होता है और मोशन क्या होता है, और फिर उस मोशन के कारण जो लॉ बनाए गए हैं वो चीज़ें भी यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर स्टार्टिंग में पहले पॉइंट दिया हुआ है कि वी हैव लर्नड अबाउट मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन द डिफरेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मतलब डिस्प्लेसमेंट मतलब डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चला गया है, ठीक है। मान लो कोई वस्तु यहाँ थी और यहाँ पर चल के यहाँ पर आ गई है, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है, ठीक है। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में मैं बताऊं कि जैसे कि मान लो कोई वस्तु यहाँ पर थी, यहाँ पर ए पॉइंट पे था, ए से ये बी पर आ गया, फिर बी से तुम सी पर आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखोगे, अगर डिस्टेंस की बात करूँ, अगर डिस्टेंस की बात करोगे तो डिस्टेंस तुम्हारा ए बी प्लस बी सी होगा। लेकिन वही अगर डिस्प्लेसमेंट की यहाँ पे बात करूँ, डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ, जो डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो डिस्प्लेसमेंट जो मिनिमम डिस्टेंस होता है, ये मिनिमम डिस्टेंस होगा, ए सी हो जाएगा उसका मिनिमम डिस्टेंस। तो ये चीज़ें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। और भी कुछ मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे कि एक सर्कल है, जैसे ये सर्कल मैंने बनाया, मान लो कि ये ओ पॉइंट से ये चलना चालू किया और यहाँ से ये चलते हुए ऐसे चलते हुए फिर ओ पॉइंट पे आ गया बंदा। अब ओ पॉइंट पे आ गया तो जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस के लिए मैं एस बना रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट के लिए कैपिटल डी इंडिकेट कर रहा हूँ। तो जो इसका डिस्टेंस होगा वो 2πr जितना होगा, उसका सर्कमफ्रेंस जितना होगा। ये कितना पूरा घूम के यहीं पर आया तो उसके ये लेंथ जितना होगा ना उतना उसका डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट देखोगे, यहीं से गया था और यहीं पर आ गया, तो जहाँ पर से गया और जहाँ पर है उसके बीच का डिस्टेंस कितना है, जहाँ से गया था वहीं पे आ गया तो 0 हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाती है और डिस्टेंस तुम्हारा 2πr हो जाता है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझाया मैंने। आगे क्या बोला है यहाँ पे वो चीज़ें बता देता हूँ। और एक्सेलरेशन वेलोसिटी के बारे में हमने प्रीवियस वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है। ये चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। आगे हम देखोगे, लेट अस सी द कॉज दैट इन्फ्लुएंस द मोशन ऑफ बॉडी। अब हम जानेंगे कि किसके कारण ये मोशन होता है। कोई अगर कोई वस्तु है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रही है तो उसका रीज़न क्या है, कैसे वो गया, किस कारण से गया, वो मोशन में आया तो किस कारण से आया। तो उसका रीज़न होता है एक कोई बाह्य एजेंट। वो बाह्य एजेंट कोई था जिसकी वजह से ये वस्तु एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे आ गई। अब वो बाह्य एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट, वो क्या है, वही फोर्स है। जो एक्सटर्नल एजेंट है वही क्या होता है, फोर्स होता है। वो फोर्स के कारण ही बॉडी मोशन में आई, ठीक है। आगे क्या बोला, वाई सर्टन नेचुरल फेनोमेना अकर एंड वाई दे कंटिन्यू टू अकर इन द सेम वे। फॉर इंस्टेंस वाई डू प्लैनेट मूव अराउंड द सन। अब क्वेश्चन ये भी राइज हो जाएगा कि चलो ये सब कुछ तो फोर्स के कारण हो रहा है, ठीक है। तो फोर्स तो हम लगाते हैं तो फोर्स हो रहा है, लेकिन ये नेचुरल फेनामेना भी हमें जानने पड़ेंगे कि कुछ तो नेचुरल फेनामेना है जिसमें हम फोर्स नहीं लगा रहे हैं। जैसे कि ये धरती हमारी है, प्लैनेट जो है वो मूव कर रहे हैं तो किसी न किसी कारण से मूव कर रहे हैं। तो ये रीजन क्या होता है, ये नेचुरल एक फोर्स होता है जिसको अट्रैक्शन बोला जाता है। नेचुरल अट्रैक्शन पावर होता है, सबके अंदर होता है। जितने भी यूनिवर्स में जितने भी वस्तुएं हैं सबके अपने अपने अट्रैक्शन पावर होते हैं, ठीक है, जो अपनी तरफ खींचते हैं, जिसके कारण ये ऑटोमेटिक सिस्टम के अकॉर्डिंग प्लैनेट मूव करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, एंड वाई बॉल थ्रो अप कम्स बैक टू द अर्थ। अब ये क्वेश्चन ये भी राइज होता है कि जब बॉल मैं फेंकता हूँ, ऊपर की तरफ फेंकता हूँ, फिर कुछ ऊंचाई के जाके बाद वो नीचे की तरफ क्यों आता है। हमने नीचे आने के लिए तो फोर्स लगाया नहीं। बाह्य एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट की बात करें तो नीचे लगाने के लिए तो फोर्स लगाया नहीं, तो फिर कहाँ से नीचे फोर्स आ रहा है। तो वो चीज़ें इसमें जानने को मिलेगा। देयर इज ए फोर्स विच कंट्रोल द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अभी फोर्स ये भी काम करता है कि कोई बॉडी मोशन में है तो उसको रोकने का भी काम करता है, उसके मोशन को कंट्रोल करने के लिए। मोशन मतलब होता है गति,
गति मतलब चल रही है, ठीक है, कोई वस्तु मूव कर रही है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, तो उसको मोशन बोला जाता है। वी शैल लर्न अबाउट दैट, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में लर्न करने वाले हैं, ठीक है। तो आगे मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि फोर्स और मोशन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि फोर्स क्या है, मोशन क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पॉइंट लिखा है कि ये वेजिटेबल वेंडर अप्लाई फोर्स टू पुश द कार्ट, जो उसका कार्ट होता है, एक वेजिटेबल वेंडर वो लारी लगाते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगाता है तो लारी क्या होती है, आगे की तरफ बढ़ती है। ड्राइवर अप्लाई फोर्स आइदर टू स्टॉप द कार और टू चेंज द स्पीड और डायरेक्शन ऑफ द मोशन। जो ड्राइवर होता है, गाड़ी कोई चला रहा होता है तो उसकी स्टीयरिंग उसके हाथ में होती है और पैर पे उसके गियर का होता है, या बाइक चला रहा था हाथ में उसका रहता है कि स्पीड बढ़ानी है, कम करनी है, या तो मान लो स्पीड कम करनी है तो ब्रेक लगाते हैं, ठीक है। एक फुटबॉल को अगर गति देना है तो किक मारते हैं, रोकना है तो हाथ से उसको रोक देते हैं, उसके मोशन कम हो जाता है। तो ये सब किसके कारण हो रहा है, वो फोर्स के कारण हो रहा है। सब कुछ किसके कारण हो रहा है, सब फोर्स के कारण हो रहा है। जिस एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू कोई बॉडी मोशन में आती है, कोई बॉडी स्टैटिक कंडीशन में आती है, मोशन में थी स्टैटिक कंडीशन, मतलब उसका क्या हो रहा है, उसकी सिचुएशन, उसका नेचर चेंज कर दे रहा है। पहले स्टैटिक कंडीशन में थी, मतलब स्थिति थी, एक जगह पे था, उसको हमने फोर्स लगा के, कोई एक्सटर्नल एजेंट लगा के मूव कराने लग गए, या कोई मूव कर रहा था उसको स्टॉप कर दिए। तो ये जो एक्सटर्नल एजेंट होता है इसी को बोला जाता है फोर्स। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं। इन ऑल द एबव एग्जाम्पल द फोर्स अप्लाई ऑन ए बॉडी कैन ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग चेंजेस। क्या चेंज हो रहा है देख लो। पहला इसमें चेंज बताया है, इट कैन चेंज द स्टेट रेस्ट ऑफ द बॉडी और चेंज इट पोजिशन। ये क्या कर देता है कि कोई बॉडी को रेस्ट में ला सकता है, रेस्ट मतलब स्थिर करना, एक जगह पर टिकाना, या तो उसकी पोजीशन को चेंज कर सकता है। ये किस कारण हो रहा है, फोर्स के कारण हो रहा है। फोर्स ही है जिसकी वजह से कोई मान लो कोई वस्तु यहाँ पर थी, अब इसके ऊपर ये फोर्स अप्लाई किया गया तो ये कहाँ पर आ गई, यहाँ पर आ गई। ये फोर्स अप्लाई किया तो यहाँ पर आ गई, तो ये कुछ डिस्टेंस कवर किया जिसके कारण ये मतलब यहाँ से यहाँ पे आ गई। दूसरा इसमें पॉइंट क्या बोला, इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी। ये जो फोर्स है ये बॉडी का जो स्पीड है उसको भी चेंज कर देता है। जैसे ज़्यादा एक्सीलरेटर ले लेते हैं तो ज़्यादा तेज़ चलने लग जाती है, या तो गाड़ी पे ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तो और तेज़ भागने लग जाती है। लारी पे जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे उतने तेज़ आगे भागेगा, कम लगाओगे तो स्लो होगा। रोकने के लिए हम पीछे की तरफ, उसके पीछे की तरफ मतलब फोर्स लगाते हैं कि वो रुक जाए धीरे धीरे। तो ये सब चीज़ें किसके कारण हो रही है, फोर्स के कारण हो रही हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी। जो बॉडी है उसके जो मोशन है, मतलब मान लो कि नॉर्थ डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है तो उसके ऊपर फोर्स लगा के हम साउथ डायरेक्शन की तरफ कर सकते हैं, या तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ कर सकते हैं, या वेस्ट की तरफ हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। किस कारण से, फोर्स के कारण। तो ये चीज़ें देख सकते हैं कि एक एग्जाम्पल है, फोर्स के कारण ये सब चीज़ें होती हैं। पहला नंबर कि कोई बॉडी को रेस्ट में कर सकते हैं, या तो उसको मूव कर सकते हैं। दूसरा उसकी स्पीड चेंज कर सकते हैं, स्लो है तो स्लो अगर है तो उसको फास्ट कर सकते हैं, अगर फास्ट है तो उसको स्लो कर सकते हैं। तीसरा है कि उसके डायरेक्शन, जो मोशन का डायरेक्शन है उस डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। तो 3 पॉइंट मैंने बता दिया। यहाँ पे कुछ देख सकते हो कि जैसे ये बॉल को हिट किया, मारा तेज से, तो वो स्पीड में गया, फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद से वो नीचे गिरेगा और रुक जाएगा। तो रुकने के भी एक पीछे रीजन होता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी एक फोर्स लग रहा होता है। जैसे हवा के कण है वो उसको रोकने का ट्राई कर रहे होते हैं, तो वो फ्रिक्शन फोर्स होता है। वो चीज़ें यहाँ पे जिक्र नहीं करेंगे, जब आएगा तो देख लिया जाएगा। एक और पॉइंट बोला है, क्या बोला है यहाँ पे देखो डेफिनेशन, ये डेफिनेशन शायद दिया है, फोर्स इज ए एक्सटर्नल एजेंट दैट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए बॉडी along a straight line। ये उसका डेफिनेशन है, ठीक है, ये उसका क्या है, डेफिनेशन है। फोर्स इज द एक्सटर्नल एजेंट दैट चेंज द स्टेट ऑफ अ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए बॉडी along द स्ट्रेट लाइन। along द स्ट्रेट लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन के along में, ठीक है। ये बॉडी कोई मोशन में है तो उसके स्टेट को चेंज कर देता है, या रेस्ट में है तो उसके स्टेट को चेंज कर देता है। रेस्ट वाले को स्पीड में कर सकता है और स्पीड वाले को रेस्ट में कर सकता है। ये जो रेस्ट करने वाले एजेंट होते हैं इन्हीं को बोला जाता है फोर्स। अब यहाँ पे एक और चीज़ आ जाती है
कि अगर कोई बॉडी पे कई सारे फोर्स लग रहे होते हैं तो एक उसका एक रिजल्टेंट फोर्स होता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल तरीके से बताऊं, जैसे एक एग्जांपल बताऊं कि जैसे मान लो कि कोई ये बॉडी है, मतलब एक फोर्स नहीं कई फोर्स लग रहा है। मान लो एक यहाँ पे फोर्स लग रहा है ये F1 जितना, और एक यहाँ पर F2 जितना फोर्स लग रहा है, ठीक है, ये बॉडी पे लग रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखो, अगर मान लो F1 ज़्यादा बड़ा है F2 से ज़्यादा बड़ा है, तो बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करेगी, क्योंकि F1 ज़्यादा बड़ा है, मतलब ये वैल्यू ज़्यादा बड़ी है, इसलिए उस डायरेक्शन की तरफ जाएगा। अगर मान लो ऐसे बोलूँ कि अगर F2 बड़ा है F1 से, तो जब F2 की वैल्यू ज़्यादा है तो कहाँ जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो रिजल्टेंट जो भी आएगा रिजल्टेंट तो बताएगा कि मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आ रहा है, कितने फोर्स के कारण। मतलब क्या करोगे, अगर ये वाली की वैल्यू को देखोगे तो F2 माइनस F1 करोगे तो आपको रिजल्टेंट मिल जाएगा। इस वाले वैल्यू को अगर देखोगे तो F1 माइनस F2 करोगे तो इसका रिजल्टेंट मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप क्या बता सकते हो कि इतने फोर्सेस के कारण ये इस डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी। वही चीज़ ये रिजल्टेंट बताया। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, एन ऑब्जेक्ट कैन मेड टू मूव बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, मतलब एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के कारण जो ऑब्जेक्ट मूव हो रही है। मैनी फोर्सेस कैन एक्ट साइमल्टेनियसली ऑन अ बॉडी, मतलब एक बॉडी पे कई सारे फोर्स लग रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सेवरल पीपल कैन जॉइंटली मूव ए बुल्डर बट ए स्ट्रॉन्ग पर्सन कैन मूव द सेम बिल्डर ऑल बाय हिमसेल्फ। मतलब होता है कि कोई एक बुल्डर है जिसको कई लोग धक्का दे रहे हैं तो वो मूव हो रहा है, और एक होगा कि एक अकेला बंदा अगर धक्का दे दे तो वो मूव हो जाता है। तो मतलब वो कई लोगों के फोर्सेस के बराबर ये बंदा है, ऐसा कहना चाहता है कि डैट इज फोर्स अप्लाइड द स्ट्रॉन्ग मैन प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट एज डैट प्रोड्यूस ऑफ द नेट फोर्स अप्लाइड टू ऑल। जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है कि मैं यहाँ पे बताऊँ, जैसे कि ये कोई ब्लॉक है, अब मान लो कि कोई कई सारे फोर्स यहाँ पर लगा रहे हैं, यहाँ पे मान लो ये 4 फोर्सेस यहाँ पर लग रहे हैं, तब जाके ये बॉडी यहाँ पर आ गई। तो इन चारों को जब जोड़ दिया जाता है ना, क्योंकि सबके सेम डायरेक्शन है, तो इन चारों को जोड़ दिया जाएगा तो एक बंदा ऐसा है कि जो अकेले एक ही फोर्स लगाता है, ये बॉडी यहाँ पे आ जाती है। तो ये जितना होगा वो ये चारों के एडिशन के बराबर होगा। ये मान लो P है और इसमें ये F1 F2 F3 होगा, तो ये चारों को ऐड कर दोगे तो P के बराबर हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर रिजल्टेंट का मतलब बता रहा है। कुछ और पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल भी होता है कि जैसे ये बोल्डर था, अब इसको देखो ये 4 बंदे इसको धक्का दे रहे हैं, तब ये मूव हो रहा है। 4 बंदे धक्के दे रहे हैं, ठीक है, इसको क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, तब ये आगे की तरफ मूव हो रहा है, ये आगे की इस तरफ मूव हो रहा है। और ये यहाँ पर अकेला बंदा है जो क्या कर रहा है, ये इसका F है, और इन सब में क्या है, एक का F1 है, एक का F2 है, एक का F3 है, एक का F4 है। ये 4 मिल के ये धक्का लगा रहे तो हो रहा है, नहीं तो नहीं हिलता भी नहीं है। 4 मिले तब जाके ये आगे बढ़ा, और इसने अकेले, ये बंदे ने अकेले फोर्स लगाया और ये आगे की तरफ बढ़ गया। तो देखो ये चीज़ें आया है, ये यहाँ पर ये फॉर्मूला बन के आया है रिजल्टेंट। इसका रिजल्टेंट ये इस अकेले के बराबर है, वो 4 के बराबर ये अकेला ही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है बैलेंस और अनबैलेंस। अब बैलेंस क्या होता है और अनबैलेंस क्या होता है, सिंपल सा पता चल रहा है कि बैलेंस मतलब क्या होता है। जैसे हम तराजू पे तौलते हैं, जब दोनों पलड़ा एक बराबर होता है तो कहते हैं कि ये बैलेंस है। जब एक बराबर नहीं होता है तो बोलते हैं अनबैलेंस है, बैलेंस नहीं है, एक का ज़्यादा है एक का कम है। और जब दोनों बराबर होते हैं तो बोलते हैं कि हाँ ये दोनों बराबर है, मतलब बैलेंस है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर है, जब दोनों तरफ बराबर फोर्स लग रहे हैं, जब बराबर फोर्स लग रहे हैं तो उसको बैलेंस बोलेंगे, और जब बराबर फोर्स नहीं लग रहे हैं तो अनबैलेंस बोलेंगे। जैसे ये यहाँ पे देख सकते हो कि दोनों में इस तरफ फोर्स लगा रहे हो, यहाँ पे फोर्स नहीं है। ये फिगर में अगर देखोगे तो इस तरफ तो फोर्स है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी फोर्स नहीं है, तो ये भी बैलेंस नहीं है। इसमें भी ए की तरफ कुछ फोर्स नहीं है, बी की तरफ फोर्स है, तो ये भी बैलेंस नहीं है। तो ये जो एग्जाम्पल दिया है अनबैलेंस का एग्जाम्पल दिया है, अनबैलेंस का एग्जाम्पल है। यहाँ पे नीचे बैलेंस का जितना ये जो जितना F1 लगा रहा है, यहाँ पे अगर बताऊँ ये F1 और यहाँ पे F2 फोर्स लगा रहा है,
तो ये बैलेंस कब होगा? जब ये F1 F2 के बराबर होगा तब ये बैलेंस हो जाएगा। तो बैलेंस और अनबैलेंस यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि ये बैलेंस कब होगा, जैसे कोई भी बॉडी अपनी जगह पे थी, अपनी जगह पे कब रहेगी, उसके ऊपर फोर्स लग रहा है लेकिन जैसा था वैसे ही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दोनों अपने अपने डायरेक्शन में खींच रहे थे, लेकिन जितना फोर्स वो अपनी तरफ खींच रहा था वो उतना ही फोर्स ये भी लगा रहा है, तो दोनों बराबर है, तो इसीलिए अपनी जगह पे वो स्थिर है। जैसे यहाँ पे रस्साकशी वाला खेल खेलते हैं, ये वाला गेम जो खेला जाता है, ठीक है, तो इस गेम में देखो ये स्टैटिक कंडीशन में कब रहेंगे? जब दोनों तरफ का, ये वाला ग्रुप का और ये वाले ग्रुप का, दोनों का फोर्स अगर सेम रहेगा तब ये जो जहाँ पे है ना वहीं पे रहेगा, ना बंदा ये इधर जाएगा ना ये बंदा इधर जाएगा। लेकिन अगर मान लो ये वाली पार्टी मजबूत है, मान लो ये F2 है और ये F1 है, F2 अगर जान लो मजबूत है तो ये सब किस डायरेक्शन में जाएंगे? इधर घूम के जाएंगे। अगर मान लो कि F1 ज़्यादा है तो ये इस डायरेक्शन में मूव होके जाएंगे, ठीक है। तो बैलेंस कब होंगे? जब दोनों का फोर्स, ये F1 और F2 दोनों का बराबर फोर्स लगेगा तो ये बैलेंस रहेंगे, ठीक है, ना ये वाला उधर जाएगा ना ये वाला इधर आ पाएंगे। तो ये बैलेंस अनबैलेंस का ये गेम होता है, ये चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे मान लो कि पहले ये बॉल को देख सकते हो, ऐसा बॉल है कि मतलब उसको दबाओ तो दब सकता है, कंप्रेसिबल बॉल है। तो शायद ये एग्जांपल ये रबर ही है, रबर बॉल बिटवीन द पाम ऑफ योर हैंड, अपने हैंड में पहले ये ऐसे था, फिर बाद में दोनों हाथ में इसको दबाते हैं, प्रेस करते हैं, तो क्या होता है? इसकी साइज़ क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसका जो शेप था वो चेंज हो गया, ठीक है, साइज वही रहती है, शेप चेंज हो जाता है। द फोर्स अप्लाई ऑन द बॉल आर इक्वल टू अपोजिट, दोनों साइड जितना यहाँ पे ये हथेली ने जितना फोर्स लगाया उतना ये भी फोर्स लगा है, तो यहाँ पे दोनों बराबर, देखो शेप जो लिया है ना बराबर लिया है, नहीं तो क्या करते, एक तरफ फोर्स नहीं लगाते, एक तरफ सिर्फ फोर्स लगाते तो अलग ही शेप बनता। ये ट्राई भी कर सकते हो, बना के आप ट्राई भी कर सकते हो कि कैसा बनता है। तो बैलेंस और अनबैलेंस के एग्जांपल यहाँ पर आपको समझ में आ गए होंगे। फिर आ जाता है आपका, यहाँ पर भी वही एग्जांपल देके बताया है, हैमर का एग्जांपल बताया है। जैसे नेल पे हैमर मारते हैं तो एक साइड ही फोर्स रहता है, तो एक साइड वो क्या होता है, धंसते जाता है। ये सब एग्जांपल है। जैसे यहाँ पर देखो ये अनबैलेंस के एग्जांपल हैं, यहाँ पर ये वाला फोर्स ज़्यादा है, ये F1 और F2 में F1 ज़्यादा है, इसलिए ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ये चीज़ें आपको आइडिया मिल गई होगी। अब आ जाता है तुम्हारा बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, वो है गैलीलियो ऑब्जर्वेशन एंड ओरिजिन ऑफ न्यूटन मैकेनिक्स। गैलीलियो का ऑब्जर्वेशन एंड ओरिजिन ऑफ न्यूटनियन मैकेनिक्स, मतलब न्यूटन के मैकेनिक्स का ओरिजिन देखेंगे और गैलीलियो का ऑब्जर्वेशन देखेंगे। इनके ऑब्जर्वेशन को देखेंगे और उसके बेस पे हम इनको डिसाइड करेंगे कि क्या होता है, ठीक है, इन्होंने क्या दिया था। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो दिया गया है, अरिस्टोटल जो था एंड अदर मेडिवियल थिंकर बिलीव दैट नेचुरल स्टेट ऑफ बॉडी इज द स्टेट ऑफ रेस्ट। गैलीलियो अपोज दिस कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट को उन्होंने लिया था, क्या था वो बता देते हैं। गैलीलियो ने ऑब्जर्व किया था कि व्हेन अ बॉल वाज मेड टू रोल डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, मतलब कोई इंक्लाइंड प्लेन है, ऐसे इंक्लाइंड प्लेन है और उसके ऊपर कोई मान लो कोई बॉल है, ये बॉल है, इसके ऊपर रोल कराया जाए, यहाँ पे रोल कराया जाएगा, ऐसे रोल कराया जाएगा, तो इसकी स्पीड क्या हो रही है। अब मान लो ये स्लोप है, इस डायरेक्शन में कराया जा रहा है, मान लो मैं ऐसे बना देता हूँ, स्पीड इंक्रीज कर रही है, मतलब इस तरीके इस डायरेक्शन में किया जाए तो थोड़ा ही फोर्स लगाओगे तो भी इसकी स्पीड क्या हो जाती है, इंक्रीज होने लग जाती है, ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन पे। तो इसकी स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो जा रही है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जांपल भी बताया है कि यहाँ पे बॉल को छोड़ दोगे ना, ये बॉल नीचे की तरफ आएगी तो उसका स्पीड जो है ना वो बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे नीचे की तरफ आएगा, जैसे जैसे नीचे की तरफ आएगा तो उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। लेकिन वही अगर सिमिलरली ऊपर की तरफ अगर लगाने हो, ऊपर की तरफ, तो अपने आप नहीं जाएगा, उसको फोर्स लगाने पड़ेंगे और उसकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। जितना ऊपर ही लेते जाओगे ना उतना ही उसकी स्पीड डिक्रीज होती जाती है, कम होते जाता है। तो उसका रीज़न है कि उसके जब अपवर्ड डायरेक्शन में लेकर जाते हैं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है जो रोकता है, जाने से रोकता है, जिसके कारण हमें इसकी स्पीड जो होती है वो डिक्रीज होती जाती है।
जैसे कोई हाइट पहाड़ पे चढ़ना है तो शुरुआत में तो एनर्जी के साथ फटाफट चढ़ते जाओगे, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे जाओगे फिर थक जाओगे एकदम, फिर धीरे 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 जाओगे। लेकिन वही ऊंचाई से नीचे उतरना हो तो नीचे उतरना है तो आराम से फटाफट उतर जाते हैं, क्योंकि एक तो कोई उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स नहीं, उसके साथ में एक फोर्स लगता रहता है नीचे की तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको बोला जाता है। तो ये चीज़ें उन्होंने बोला था, ठीक है, कि ऊपर की तरफ जाएगा तो डिक्रीज होगा स्पीड और नीचे की तरफ आएगा तो इंक्रीज स्पीड होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या बोला है, ही देन tried rolling it on a horizontal plane. Galileo repeated this experiment by making the surface very smooth. फिर उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किए कि जो ये सरफेस, जिस सरफेस पे बॉल को रोल करा रहे थे, उन्होंने क्या किया कि स्मूथ सरफेस को लिया, एकदम स्मूथ। He observed that the ball continued to move for a longer time. वो लंबे समय तक वो मूव कर रहा है। Galileo suggests that the speed of the ball moving on a horizontal plane would remain constant in the absence of external force or force of friction. अगर कोई फ्रिक्शन फोर्स ना हो, कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो, तो वो अपनी जगह पे ही रहेगा, उसमें ना कोई मतलब उसके मूवमेंट नहीं होगा। कोई अगर स्पीड में है तो स्पीड में ही रहेगा, और रेस्ट है तो रेस्ट ही रहेगा। उन्होंने ये अज्यूम किया था, ठीक है, ये किया था। तो गैलीलियो ने सजेस्ट किया दैट द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ऑल बॉडी टू अपोज अ चेंज इन देयर स्टेट, रेस्ट और मोशन। तो ये दिया था कि उसकी नेचुरल टेंडेंसी है बॉडी की कि अगर बॉडी कोई रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, उसकी टेंडेंसी है कि अगर रेस्ट है तो रेस्ट में रहेगा, और मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं लगता है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। उसके ऊपर अगर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी। ये उन्होंने सजेस्ट किया था, ठीक है। और ये ही जो आपका लॉ ऑफ मोशन है ना, वो उसका फर्स्ट लॉ है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही कहता है जो गैलीलियो ने दिया था, इनर्शिया, जिसको बोला जाता है क्या, इनर्शिया, जिसको हिंदी में बोला जाता है जड़त्व। जड़त्व बोला जाता है, हिंदी में जड़त्व बोलते हैं। जड़त्व मतलब हिंदी में मैं बता रहा हूँ कि कोई बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, अगर स्टैटिक है, अगर स्थिर है तो स्थिर ही रहेगा। कब तक रहता है, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स लगने के कारण ही बॉडी अगर रेस्ट में तो मोशन में चली जाती है, और मोशन में है तो रेस्ट में भी आ जाती है। तो ये चीज़ें उन्होंने, गैलीलियो ने ये अपना एक्सपेरिमेंट करके, ऑब्जर्व करके, और उन्होंने ये लॉ दिया था जिसका नाम है, ये फर्स्ट लॉ भी है लॉ ऑफ मोशन का, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, ऐसे लिख सकते हो, ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, ये भी याद रखना, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने बताया, कुछ एग्जाम्पल भी है, देख लो कुछ एग्जाम्पल। यहाँ पे क्या है कि कार्डबोर्ड एंड कॉइन प्लेस ऑन ए एम्प्टी टम्बलर, ये ऐसे रख दिया, देखो कार्डबोर्ड रखा है गिलास के ऊपर, गिलास के अंदर पानी है, चाहे कुछ भी नहीं भी हो चलेगा, और उसके ऊपर एक कॉइन रखा है। अभी ये जो कार्डबोर्ड है ना, उसको अचानक से पकड़ के झटके से खींचेंगे ना, तो जो उसके ऊपर कॉइन है ना, वो कॉइन साथ में आएगा नहीं, वो उसके अंदर गिर जाएगा, क्योंकि उसकी कंडीशन थी क्या, उसकी सिचुएशन रेस्ट में थी, तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, अपनी जगह पे ही रहना चाहता है, लेकिन अपनी जगह पे रहने के कारण वो वहीं पे रह जाता है और फिर बाद में ग्लास पे गिर जाता है। तो ये एक एग्जांपल है, देख सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो, ये कार्डबोर्ड को यहाँ पर इतना अच्छे से मारा और निकल गया, और कॉइन अंदर घुस गया, देखो यहाँ पे देख सकते हो, कॉइन अंदर की तरफ आ गया और कार्डबोर्ड यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से भी ये एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिया है, फॉर अबव द एग्जाम्पल इट इज़ क्लियर दैट ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू रिमेन इन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनटिल एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। वो तब तक रेस्ट ही रहना चाहता है जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं लगता है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है दिस टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू resist any change in its state of rest or uniform motion is called inertia। inertia का यहाँ पर डेफिनेशन बता दिया है। एक और यहाँ पर डेफिनेशन यहाँ पे देख सकते हैं, inertia can be defined as the property of matter by virtue of which it opposes any changes in state or rest or uniform motion along a straight line। This is the definition
और ये डेफिनेशन यही कह रहा है कि इनर्शिया ये कहता है कि कोई भी वस्तु वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है, या मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ये टेंडेंसी को ही बोला जाता है इनर्शिया, ये इसकी प्रॉपर्टीज को बोला जाता है इनर्शिया, ठीक है। और इनर्शिया को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इनर्शिया जो था उसको 3 पार्ट में बताया गया। पहला था उसका रेस्ट, दूसरा था उसका मोशन, तीसरा था उसका डायरेक्शन। अब इस चीज़ को हम नेक्स्ट वीडियोज में आपको प्रोवाइड करके समझाएंगे कि ये क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ये क्या है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रही है तो एक बार लाइक ज़रूर कर दिए, और लाइक कर रहे हैं तो वीडियो को जो आपको अच्छा लग रहा है कमेंट करके भी बताएं, कि ताकि दूसरे भी फ्रेंड आपके अच्छे लगें, और अपने दोस्त जो मित्र हैं उनको शेयर करना ना भूलें। और सबसे पहले तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अनदर जो आगे के वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए वहाँ पे साइड में बेल आइकन दिया होगा, उस पर बेल आइकन पे क्लिक कर लें कि ताकि आपको अपडेटेड वीडियो सबसे पहले मिले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।